नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ बेबाक खुलकर अपने बात रखने वाले, सरकार से सीधे सवाल करने वाले संयुक्त भारत पक्ष के अशोक भाद्रे जी। इनसे जानेंगे इनकी पार्टी के व्यू के बारे में, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन योजना के बारे में और योजना को लेकर क्या कुछ क्रियाएं पार्टी की तरफ से चल रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो प्रमुख डिमांड है उसमें जो है कब तक कहां तक सरकार की ओर से कदम बढ़ाए गए हैं और पार्टी का क्या पक्ष इसके बारे में है, इन सब के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका एम्प्लॉय खबर चैनल के इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कौन है, कहां से है और आपकी पार्टी के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मैं अशोक भाद्रे, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त भारत पक्ष, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है और करीब करीब सभी राज्यों में पार्टी का काम चल रहा है। जी जी सर, मैं सबसे पहले, चूंकि हमारे चैनल पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की काफ़ी बड़ी संख्या है, तो उन्हीं के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपके कई सारे इंटरव्यू देखे गए हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को आपको उठाते भी देखा गया है, आपकी पार्टी की तरफ से भी आवाज़ उठाते हुए देखा गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दर्शकों को बताएं कि ये ईपीएस 95 योजना आखिर क्या है और इसमें क्या कमी है जिसको लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ईपीएस 95 में करीब करीब 65 लाख लोग पूरे भारत देश से आते हैं। जी जी। तो ये उनका जो पेंशन है जी, ये इतना कम न्यूनतम रखा गया है कि 250-300 रुपए से लेकर तो मैक्सिमम 2500 तक। आज के महंगाई के जमाने में जिसकी पेंशन 250 है, 350 है, 500 है, 800 है, तो उसको अपने घर से बैंक जाने में और बैंक से वो पेंशन निकलवाने में और घर आने में ही 200 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो 800 की पेंशन से वो कैसे गुजारा करेगा? और उसने पूरी जिंदगी भर मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के जिस कंपनी के लिए काम किया, उसने अपने पेमेंट से पीएफ कटवाया, उसके बावजूद उसको इतना कम पैसा क्यों मिल रहा है? जबकि अभी महंगाई इस तरह की है कि 200, 800, 1500, 2500 में भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसे वक्त वो पूरा परिवार कैसे संभालेगा इतने कम पेंशन में? अभी उस पर जिम्मेदारियां होती है और बेटी की शादी होती है, बेटे की पढ़ाई होती है, बहुत सारी घर बनाना होता है। ये सारी चीजों में उसका लाइफ पूरा खत्म हो चुका होता है और अब बुढ़ापे में उनको कई तरह की बीमारियां लगी होती है। अब ब्लड का शुगर हो या फिर हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो या बहुत सारी बीमारियां। जी जी। ऐसे में अपना इलाज कराए या परिवार चलाए, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो सरकार को हमारी मांग है कि करीब करीब 10,000 रुपया मिनिमम सबको पेंशन मिलनी चाहिए। उसके साथ जो मेडिकल सहायता है वो भी मिलनी चाहिए। तो सर, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग आप उठा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन तकरीबन 10,000 रुपये मिलनी चाहिए और पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए, इसको लेकर आपकी तरफ से, आपकी जो पार्टी है संयुक्त भारत पक्ष और आप जिनके अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। हमने पिछले वर्ष दिल्ली में आंदोलन का ऐलान किया था और ठीक जो अपने पूरे भारत का ईपीएफओ का जो ऑफिस है दिल्ली का, उसके सामने हम लोग धरना देने बैठ गए थे जी। और करीब करीब मुझे 5-6 हजार लोगों ने आश्वस्त किया था कि हम लोग आंदोलन के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब हमने धरना आंदोलन शुरू किया तो सिर्फ 60 लोग आए जी। तो 60 लोगों में हम लोग पूरे भारत की लड़ाई नहीं लड़ सकते। वहां पे कुछ तो प्रभाव दिखना चाहिए, लोगों की हक मांग दिखनी चाहिए। 35, 40, 50 हजार लोग आते हैं तो उस वक्त हमने जो दिल्ली के गुरुद्वारा है उनसे 50,000 लोगों को खाना मिलेगा इस तरह की व्यवस्था की थी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम फ्री ऑफ चार्ज आपको खाना देंगे, आपको खाली लाना ले जाना है। तो ये सारी सुविधाएं करके आंदोलन की परमिशन लेके हम ठीक ईपीएफओ ऑफिस के सामने बैठे। होता क्या है कि हम यहाँ वहां आंदोलन करेंगे, उसका असर दिखाई नहीं देता, तो सीधे उसके सामने बैठेंगे तो हमारे दुख दर्द उन तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा जी। इस तरह से हमने पिछली बार आंदोलन किया है, लेकिन लोगों का रिस्पांस नहीं मिला। उसकी कई वजह है, कई लोग बूढ़े हो चुके हैं, कईयों के पास किराया नहीं होता है और दिल्ली वैसे बहुत जगह से बहुत दूर पड़ता है जी। और वहाँ के तीनों मौसम जो है, चाहे आप धूप हो तो वो भी कड़ी होती है, बारिश हो तो ज्यादा होती है और ठंड हो तो वो भी ज्यादा होती है। तो इस तरह से लोगों को दिक्कत होती है। नहीं आए, लेकिन अन्य
जगह देखा जाए तो ये लोग काफी तादाद में जाते हैं, लेकिन हमको तब भी सपोर्ट नहीं मिला। अगर मिलता तो शायद लड़ाई हम लोग पिछले साल ही जीत चुके होते। अभी भी हम लोग इनके लिए लड़ना चाहेंगे। बस मेरे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, लड़ाई उनकी है जी। और जितने लोग आंदोलन से जुड़ेंगे उनकी ताकत दिखेगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जैसे हमने किसान आंदोलन देखा, 750 किसान स्वर्गवासी हो गए और एक साल भर तक, साल डेढ़ साल तक वो आंदोलन चला जी। यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं है। सरकार को भी थोड़ी शर्म आ जाएगी कि इतने बूढ़े लोग हैं, ज्येष्ठ नागरिक है जो चल नहीं पा रहे ठीक से, वो अपनी इतनी हक की मांगने के लिए जो दिल्ली में आके बैठे हैं, और वो अगर पूरी दुनिया देखती है तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, उनको भी गलत लगेगा कि नहीं इनको देना चाहिए। तो हमें साल डेढ़ साल की जरूरत नहीं है, लेकिन आंदोलन की जरूरत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई लोग गए हैं इंडिविजुअली या संगठन गए, लेकिन जी सर, मेरा ये भी एक सवाल था कि दो तरह की अलग अलग डिमांड मुझे देखने को मिल रही है पेंशनधारकों की ओर से। एक न्यूनतम पेंशन का अलग मामला है और एक हायर पेंशन का अलग मामला है, तो इस पर भी अपना प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए, न्यूनतम ये जो दोनों पेंशन है इसमें दोनों में बढ़ोतरी होना जरूरी, क्योंकि कुछ लोगों का जो ज्यादा पैसा कटा है, कुछ का कम पैसा कटा है जी। तो इसमें दोनों की बढ़ोतरी होनी जरूरी है जी। लेकिन सरकार की नीयत जो है वो सब तरफ से कैसा पैसा इकट्ठा कर लेना, इस तरह की। अभी जितना भी पैसा इनका सरकार के पास इकट्ठा हुआ है उसका इंटरेस्ट भी इनको ज्यादा मिल सकता है अगर ये पूरा पैसा सरकार लौटा दे। सरकार अभी नई पेंशन में तो जो वर्कर्स है उनको कुछ भी देना नहीं चाहती। उनसे वो जो मेहनत करते हैं उनका पैसा हर महीना काट के सरकार खुद उसमें मजे ले रही है, बाकी वर्करों को आज तो कुछ नहीं दे रहे। ईपीएस वाला अलग मामला है, ओल्ड पेंशन अलग थी, और नया पेंशन में तो अभी कोई ठिकाना नहीं है वर्कर का, रहा उनकी नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं, उनको कभी भी निकाला जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं। अच्छा। और अभी जो इनके ये पुराने अभी ईपीएस वालों के जो पैसे ईपीएफओ के पास जमा थे उसमें से हजारों करोड़, करीब करीब 30,000 करोड़ रुपया अदानी जैसे व्यक्ति को दिया गया, जबकि उसकी कंपनियां डूब रही है, उसके शेयर घट रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ईपीएफओ ने इनका मेहनत का पैसा उनको दे दिया। तो इस तरह से इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं, तो दोनों पेंशन बढ़नी चाहिए जी। और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में जीत गए, सरकार ने लागू नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, सरकार ने लागू नहीं किया, और केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला। इसका मतलब ये है कि सरकार की नियत नहीं है कि इन लोगों को ईपीएस 95 वाले लोगों को पेंशन बढ़ा कर दे, चाहे फिर वो हायर हो या मिनिमम। तो सर, अभी जो ईपीएस 95 पेंशनधारकों की कंडीशन है, सरकार की ओर से भी हमें ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार साफ तौर पर पेंशन देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। 7-8 सालों से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि को लेकर स्पष्ट तौर पर कोई भी चीजें सामने निकल कर नहीं आई है। ऐसे में आपकी पार्टी की आगे की क्या योजना है कि आप ईपीएस 95 पेंशनधारकों के हक में किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? हम तो आने वाले 2-4 महीनों में अगर कुछ लोगों का सपोर्ट हमें मिले जी, तो 2-4 महीने में वापस आंदोलन दिल्ली जाकर कर सकते हैं ईपीएफओ के सामने जी। चाहे जो हो जाए, लेकिन आसानी से मिलने वाला नहीं जी। मैं आपको कंफर्म कहता हूँ, मतलब कि डेफिनेटली कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पेंशन धारक लड़ाई जीत नहीं सकते। वो लोग समय निकालेंगे, समय निकालना है। उनको मालूम है कि अभी 65 लाख लोगों में से 4-5 लाख तो परलोक सिधार गए जी। बाकी जो है अभी आने वाले दिनों में इनके मृत्यु का रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि सारे लोग जो है वो बूढ़े बुढ़ापा उनको आ चुका है। तो ये लोग वही चाहते हैं कि ज्यादा समय निकाले, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये लोग समय निकालेंगे। देना नहीं चाहते तो न्याय के माध्यम से हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। अगर ये लड़ाई जीतनी है तो एक ही रास्ता है, आंदोलन, धरना आंदोलन देना बहुत जरूरी है। चाहे फिर जब तक सरकार नहीं मानती, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक हमें वो ये लड़ाई करनी पड़ेगी। अन्यथा इसमें ये लोग खाली आशा पर बैठे रहेंगे, उम्र गुजरती रहेगी, दिन ब दिन मृत्यु होते रहेंगे, और एक दिन सरकार पूरी तरह से इससे छुटकारा पा लेगी, क्योंकि सारे पेंशन धारक और लोग सिधार गए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपने अपना पक्ष ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन स्कीम, उनकी डिमांड्स को लेकर रखा।
एक आखिरी सवाल सर, आप इस वीडियो के माध्यम से EPS 95 पेंशन धारकों को क्या अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहेंगे? मैं EPS वालों को कहूंगा कि जो गलत नेता है उनके पीछे मत जाइए। जो आपके प्रति सचमुच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनके पीछे आइए जी। और YouTube पे जो कुछ फेक वीडियो होते हैं उनको देखना बंद करें। और जो बिखरे हुए हैं अलग अलग संगठनों में, हम जब दिल्ली गए थे तब इन लोगों को बताया जा रहा था कि वो अपना नहीं है, वो आंदोलन अपना नहीं है। आंदोलन आंदोलन है और वो EPS वालों के हित में है। फिर अपना है या पराया है उसका कोई मतलब नहीं है, लड़ाई लड़नी है जी। तो मैं EPS वालों को बताना चाहूंगा कि वो कई तरह की संगठनों में बिखरे हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है। इसी तरह से अगर बिखरे हुए रहे, कोई ये संगठन में है, कोई वो संगठन में है, कोई इसके पीछे, कोई उसके पीछे, तो इसमें एकता की जो शक्ति वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है और इस तरह से हम ये लड़ाई कभी जीत नहीं पाएंगे। अभी जिंदगी में अलग अलग यूनियन का कोई मतलब नहीं बचा है। अभी बचा है तो खाली पेंशन मिले, बढ़कर मिले, ज्यादा मिले तो इन लोगों का गुजारा हो सकता है। तो अभी इन संगठनों में बटे रहने से अच्छा है कि कौन अपनी लड़ाई लड़ता है उसके पीछे जाकर खड़े हो जाए और अभी ये सारा मेरा अपना इसका उसका ये करना छोड़ दे और किसी अच्छे व्यक्ति को साथ दे। अगर हमें साथ देते हैं हम डेफिनेटली इनको न्याय दिला कर देंगे, पेंशन दिला कर। जी। धन्यवाद सर, आपने एम्प्लॉय खबर चैनल के लिए समय निकाला और EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन, हायर पेंशन, वृद्ध पेंशन धारकों के लिए इतने अहम मुद्दे पर आपकी पार्टी काम कर रही है। मैं आशा करूंगा कि आपकी पार्टी इसमें सफल हो और जल्द से जल्द इन पेंशन धारकों को न्याय मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।